अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज काफ़ी दिन के बाद हमारा जो पूरा 3 रुकनी बेंच है वो यहाँ मौजूद है। ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच आज मनसूख हो चुका है और वो ना आज होंगे ना कल होंगे, तो लेकिन हमारा जो बेंच है ना वो पूरा होगा। तो चीफ जस्टिस ने अपना बेंच से क्यों अलग हुए, उन्होंने क्यों बेंच छोड़ा, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा फौजी अदालतों का जो केस है, जो अपीलें ज़ेर समाअत हैं, उसमें बेंच तब्दीली की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बाज़ाब्ता दरख्वास्त आई है साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा की जानिब से, जो पहले भी इस केस में पटिशनर थे, जिनका मौक़िफ़ था कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और उन्होंने अब दोबारा दरख्वास्त दायर की है कि जस्टिस इजाज़ुल हसन के ख़त की रोशनी में कि ये बेंच प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ इसलिए इस बेंच को प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और जो बेंच आइन और कानून के मुताबिक बना होगा वही मुकदमात की समाअत का इख्तियार रखता है। इसके अलावा कुछ और लीगल इश्यूज़ भी हैं, तो बढ़ते हैं जनाब अपने सीनियर पत्रकार जनाब राजा मोहम्मद बशारत साहब की जानिब। बशारत राजा साहब, बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों चैम्बर में चले गए, ऐसा क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया जुकरैन भाई। ज़ाहिर है वो एक पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, आम केसेज भी उन्होंने सुने और जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है जी कि चैम्बर में चले। अच्छा, वो पहले जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी वो मेरे ख्याल में 8-9 माह चैम्बर में काम करते रहे। 4 माह तकरीबन उन्होंने चैम्बर का वर्क किया है। तो वो पता ये चला कि वो जजमेंट लिखने के लिए गए। उन्होंने 18 और 19 तारीख दो जो दिन बनते हैं ना, मेरे ख्याल में बड़ी दांसू किस्म की जजमेंट लिखेंगे और वो दांसू किस्म की जजमेंट उसी तरह होगी। ये जो बल्ले का फैसला आया था ना, हाँ जी, जुल्करनैन भाई, ये जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, ये बिल्कुल सेम केस है, इसमें कोई मतलब डिफरेंसेस है ही नहीं है। वो अच्छा। चीफ कोर्ट उस वक्त सिंध ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट में वो उस वक्त की फेडरल कोर्ट को, उस वक्त फेडरल कोर्ट कहते थे सुप्रीम कोर्ट को ना, तो वो यहाँ जब आया मर्कज़ी हुकूमत उसको लेकर यहाँ आई तो टेक्निकल बुनियादों पर बिल्कुल सेम इसी तरह उसने टेक्निकल बुनियादों पर उस फैसले को नाक आउट कर दिया गया। सिंध जो चीफ कोर्ट ने फैसला दिया था कि जी गवर्नर जनरल की जो असम्बली तहरीर करने का अख्तियार है। अच्छा, उस फैसले में एक और चीज़ लिखी, जस्टिस मुनीर के फैसले में, उस फैसले में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर असम्बलियाँ तहलील ना होती, अगर गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा असम्बली तहलील ना करते तो इस मुल्क में बहुत बड़ी खून रेजी होनी थी। ये लिखी हुई है उस फैसले में ये बात। ये बिल्कुल बल्ले का वही सेम किस्म का, लेकिन वो दासू किस्म की काजी मुनीर साहब ने लिखी थी जजमेंट, लेकिन तारीख ने उस जजमेंट को काजी साहब के मुंह पर दे मारा था। अब दासू किस्म की हमारे चीफ जस्टिस साहब का काजी फाइजा साहब। अच्छा, ये कोई अकेला फैसला तो नहीं होगा ना? काफी सारे केसेस वो डेली सुनते हैं, उनकी भी कुछ जजमेंट्स पेंडिंग होगी, हो सकता है कोई एक वो भी हो सकता है, लेकिन बीच में मसरत अलाली साहबा ने दूसरे दिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली समात लगी हुई थी, उसमें एक अजीब उन्होंने रिमार्क दे दिए जी कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। वो मतलब बिल्कुल वो एक पार्टी के पीछे लगा हुआ है। ये कह सकती है हमारे हिस्से में उज़र आए, जवाज आए, रिमार्क्स आए, फैसला नहीं आया। फैसला नहीं आया, ये कह सकती है। तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि वो बड़ी जजमेंट जब सामने आएगी तो फिर उस पर बात होगी, लेकिन जो उस अच्छा, अभी तक आपकी इत्तला ये है कि वो जजमेंट चैम्बर में गए। चलें सुहेल साहब, आपकी तरफ आते हैं कि मुख्तलिफ जजमेंट्स अब वो लिखने जा रहे हैं। ऑब्वियसली वो बात चीज़ें लिखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, खासकर वो खुद ऑथर कर रहे हो। किसी और जज ने लिखी हो तो आपने खाली साइन ही करने होते हैं पढ़ के, ये आपने कुछ चीज़ ऐड करनी हो तो। अब काजी साहब खुद लिख रहे हो जजमेंट को, इसलिए वो 2 दिन नहीं होंगे, मंडे से गालिबन वो दोबारा अपना जो बेंच है वो ज्वाइन करेंगे। तो अमूमन देखा जाता है, कहा जाता है कि हमारा जो टाइम है ये पब्लिक मनी है, पब्लिक हमें पे करती है इसके लिए। तो जो केसेस उनके आज कोर्ट में आज और कल लगे थे वो सारे डीलिस्ट करना पड़ गए। तो ये अगर पहले ही वो 3-4 दिन का बेंच बना के में जजमेंट्स लिख देते तो वो ठीक नहीं था कि लोगों को पता होता हमारा केस ही नहीं है, बैंड टाइम पे उन्हें बताया जाए कि आपका केस कैंसिल हो गया। बिल्कुल ये गैर मामूली सूरत हाल है। ऐसा नहीं होता कि एक जज एक केस सुने और उसके क्योंकि बाद आगे वीकेंड है, हफ्ता छुट्टी एक बार ले, है, उसके बाद वो छुट्टी मतलब कोर्ट रूम से छुट्टी ले और केस के मैंने आप उसका फैसला लिखना है। जजेस साथ साथ ये चीज़ें मैनेज किया करते हैं, डे टू डे ऑर्डर्स लिखते हैं, फिर साथ को ये एक फैसला तफसीली जो उन्होंने लिखना होता है उसके लिए ज़ाहिर है वो एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं। ये मतलब एक मेरा ख्याल है कि उनका बर्डन ज़्यादा होता है, वो करते हैं। लेकिन शायद कोई अहम जजमेंट वो लिख रहे हैं और बिलफर्ज इसी बल्ले के निशान वाली लिख रहे हैं, तो जिस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके लिए उन्होंने सोचा हो कि कोर्ट जो है अंडरमाइन हो रही है, तो उस पर बेहतर है कि पूरी
वजूहात पर मुश्तमिल एक जजमेंट दी जाए ताकि वो डिस्कशन में आ सके, क्योंकि जजेस जो हैं वो जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया टॉक नहीं करते, बयान नहीं देते, उन्होंने अपनी जजमेंट से ही बोलना होता है। तो उन्होंने जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं शायद उनको वो जजमेंट के नतीजे में एड्रेस करें, क्योंकि हमारे और आपके एतराज़ात हम तो मुबसर हैं, सिर्फ तबसरा करके गुजर जाते हैं। इस जजमेंट पे एतराज़ बहुत सीनियर वकला उठा रहे हैं जो पाकिस्तान में फेस हैं इसका जुडिशल सिस्टम का। इस पे फैसल सिद्दीकी की आवाज़ें, इस पे रीमा उमर की आवाज़ें, इस पे बैरिस्टर सलाहुद्दीन, ये सारे वो लोग हैं, सलाहुद्दीन जैसा बंदा, ये वो सारे लोग हैं जिनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद बहुत हाई रेट करते हैं, और उन लोगों ने इस जजमेंट को ना किसी उस पे नज़रिया ज़रूरत पे नहीं कि आप इसको यूं कर देते, कानून की रोशनी में वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि इस जजमेंट को एक ना एक दिन रिवर्स होना है, और वो कहते हैं कि इतनी सख्त पनिशमेंट देने से पहले, सज़ा इतनी जो है ना बड़ी देने से पहले कोई वाज़े कानून होना ज़रूरी था, और कानून इतनी बड़ी सज़ा की वाज़े अंदाज में बात नहीं कर रहा। इसलिए आपको देखना चाहिए था इस मामले को पहले कि आइन जो है ना वो उस पर ज़्यादा हावी था। आइन अगर एक फेयर प्ले की बात कर रहा है और पॉलिटिकल प्रोसेस में पॉलिटिकल जमात को एंट्री दे रहा है, तो उसको आप एक सादा कानून, वो भी मुबहम, उसके ऊपर जाके इतना बड़ा फैसला नहीं देना चाहिए था, और रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए अच्छा था। सोहेल साहब, ये बताइए कि ये जो फैसल सलाहुद्दीन साहब हैं, फैसल सिद्दीकी साहब हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि जब सदारती रेफरेंस दायर हुआ था काजी साहब का, तो ये लोग कराची से आकर यहाँ पर उनके साथ खड़े थे, काजी फाइजा साहब के साथ खड़े थे, सलाहुद्दीन साहब ने तो एक पिटिशनर भी थे, पिटिशनर भी थे, और जी ये सब लोग खड़े हुए थे, लेकिन देखें केस टू केस देखना होता है, वहाँ पे गलत हो रहा था तो इन लोगों ने खड़ा ही होना। बिल्कुल। तो अब भी उन्हें लगता है कि जजमेंट जो है वो ठीक नहीं है, और जजमेंट जब आ जाती है तो उसके बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन अ सेंस कि वो उस पर कमेंट कर सकते हैं। फैसला हो जाने के बाद उसको अच्छा बुरा कहा जा सकता है, उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, ऑथर जज को जो है उस जजमेंट की रोशनी में उस पे कमेंट किया जा सकता है कि इन्होंने ये ठीक लिखा या नहीं लिखा, और इस पे मेरा ख्याल है कोर्ट्स इस चीज़ को एक्नॉलेज करते भी हैं। लेकिन इस बार जो है वो चूंकि मामला और तरफ चला एक गया, बदकिस्मती बीच में आ गई, एक बदकिस्मती बीच में आ गई कि ये कमेटी JIT की तश्कील दी गई है, जिसको कहा है कि फोर्टनाइट में उसकी 14 दिन में उन्होंने आइडेंटिफाई करके चालान तक जमा करवाने का उनको टास्क किया गया है। तो एक होता है फैसले के ऊपर फिर कमेंट करना, फैसला यार गलत फैसला है, जस्टिस मुनीर की रूह ताज़ा होगी, नजरिया जरूरत आ गया, ये वो बातें हैं, जो चीज़ हैं जो कमेंट लोग करते होते हैं, जैसे कि सारे वकला भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आप इस जज को अटैक करते हैं, जज को ऊपर या करप्शन का इल्ज़ाम लगा देते हैं, या उसकी फैमिली को अंडरमाइन करते हैं, उसकी जीवो गरीब तस्वीरें बना के लगाते हैं, जिसको कहते हैं तज़हीक करना। तो फेयर कमेंट या तनकीद करना, खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले, काजी साहब के फैसले के तनकीद करें, यहाँ पे वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। अतर मिल्ला साहब के फैसले हैं, काजी साहब के अपने फैसले हैं, लेकिन एक चीज़ होती है तज़हीक करना। तज़हीक करने की इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तज़हीक करने वालों के खिलाफ ज़रूर जो एप्लीकेबल लॉ उसके तहत कार्रवाई तज़हीक हो। करना एक अलग चीज़ होती है कि आप किसी को ना जनाब उसके बारे में नाजेबा अल्फाज या उसको देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो वो हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप उनके BCU अच्छे फैसले भी होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आप कमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उनको ना पूरा एक यूं कर दें कि पब्लिक की नज़र में कहें कि नहीं जो बंदा ही ठीक नहीं है, ये तो फलां है। इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन फैसलों पर तनकीद हो सकती फैसलों है, पे तनकीद हो सकती है, फैसलों पर हम तनकीद करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे, और हमने इस फैसले पे भी तनकीद की है, कर रहे हैं, करेंगे भी, क्योंकि हमें नहीं समझ आया ना, ठीक है, आप हमें कुछ भी कह रहे हैं, हम उस पर एग्री नहीं कर रहे, हमें एक चीज़ लेकिन जजेस की जो फैमिली को बीच में लाकर, या जजेस की वो जिस तरह से रशीद साहब ने बात की ना, ये तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मैं फैसलों पर तनकीद। अच्छा, रिसेंटली हाल ही में सोहेल रशीद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ के खालिद जमील साहब, उनके हवाले से जो जजमेंट जो दी है उन्होंने, शाहरुख खान साहब ने बड़ी खूबसूरत और अच्छी जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, अदलिया काम करती रही है, फैसलों पर तनकीद होनी चाहिए, ये बात नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे, जिसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगी, ये बात कि काजी फाइज साहब मुतअद्दिद मरतबा मुफ्ती फोरम पर ये बात कह चुके हैं कि मैंने, वो आज़ाद मीडिया की बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैंने अपना केस आज़ाद मीडिया को साथ रख कर जीता था। अगर वो सारा कुछ है तो फिर
چیزوں کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے حق میں جا رہے ہو تو وہ آزاد میڈیا بہتر ہو گیا، اگر آپ کے فیصلوں پر تنقید کر رہے ہو تو وہ آزاد میڈیا غلط ہو گیا. اس رائے سے جو ہے نا، اس فیصلے سے اچھا میں ایک ڈیفرینشیٹ کر دوں، تصدیق کرنے کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے انڈیا کے ریٹائرڈ ججز ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ہیں، جسٹس مارکنڈے کی کیا نام ہے، ہاں جی، وہ اس کاٹجو صاحب نے قاضی فائز صاحب، وہ میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا تھا، تصویر انہوں نے لگائی تھی، ایک بڑی تصدیق ہمیں ایسی تصویر تھی کہ گٹر کے اندر ان کا فیس لگایا ہوا تھا. ان کو میں نے کوٹ کر کے لگا، میں نے کہا ہمارا چیف جسٹس ہے قاضی صاحب، ہمارے چیف جسٹس ہے پاکستان کے، ہم ان پہ تنقید کریں. صاحب جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ آج کل ان کو پاکستان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کی سارا دن جو ٹویٹس ہیں نا، جتنی بھی میری نظر سے گزری ہیں، پاکستان کے بارے میں ہوتی ہیں. یار اصل میں کچھ لوگ سائیکی ہوتے ہیں سہیل صاحب، کچھ لوگ سائیکی ہوتے ہیں، شاید وہ یہ کر کے انہیں ذہنی سکون ملتا ہو نا. کچھ لوگ ایسے ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں obviously. ان کو میں نے یہ کوٹ ٹویٹ کر کے لکھا کہ یار ہمارا چیف جسٹس، ہم تنقید کریں، سر پہ بٹھائیں، ہمارا مسئلہ، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بکواس کرنے والے؟ تم اپنے انڈیا کے ان ججوں کو جا کے پکڑو جو بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، کشمیر کا آرٹیکل وہ 370 والا اس کو وہ جائز قرار دے دیتے ہیں. اپنا گھر سے نہیں کرنا، ساڑھے تو آگے چڑھی جاتے ہو. بہرحال یہ تو ان کی حد تک بات تھی. سب کا ایک متفقہ اس بات پہ ہے کہ تصحیح نہیں ہونی چاہیے، تنقید ضرور ہونی چاہیے. اچھا سر جی، اب یہ بتائیں کہ آگے اب معاملہ انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں. عمران خان اور دیگر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر بھی پرنٹنگ شروع کر دی ہے، اور اب بیلٹ پیپر پرنٹ ہو چکے ہوں گے. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کسی کو کہ ہاں جی اس کے کاغذات درست کرا رہے ہیں، اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، کسی بھی ایکس وائی جی کو، کیونکہ 20 لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو پھر وہ بیلٹ پیپر کی ہم پرنٹنگ ہم رکے گا، اخراجات وہ امیدوار دے گا یا الیکشن کمیشن دے گا؟ یہ کیسے الیکشن کمیشن کو بڑا ایک آڑ مل گئی ہے نا سپریم کورٹ سے، بدقسمتی سے. کس چیز کی؟ سپریم کورٹ نے جب بہت سے الیکشن جو معاملات ہیں نا ان کو پینڈنگ کیا گئی تھی، ہم الیکشن سے پہلے نہیں دیکھیں گے ایسا کوئی بھی معاملہ جو الیکشن میں تاخیر کا باعث بنتا ہو. اب الیکشن کمیشن ڈیلی ایک اعلامیہ جاری کر دیتا ہے کہ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، لیٹر اس لیے لکھ دیتے ہیں اور بیچ میں لکھ دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو الیکشن نہیں ہو سکیں گے، تاخیر ہو جائے گی. وہ مطلب وہ فوری ہاتھ کھڑے کر کے اپنی منمانی کر رہے ہیں. تو اس چیز کو لازمی دیکھا جانا چاہیے کہ واقعی اگر کسی کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں، یا جیسے آج جمال رئیسانی کا یہاں پہ چیلنج ہوئے ہیں کاغذات، تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ واقعی یہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہے، تو بیلٹ پیپر ان کا نام اضافی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا تو کاؤنٹ بھی نہیں ہونا، تو پھر کس لیے کسی کا بھی جو الیکشن لڑنے کا حق ہے وہ تو صرف اس لیے نہیں چلا جا سکتا کہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہو. لیکن جیسے عمران خان صاحب کا کیس سپریم کورٹ آ جاتا ہے، سپریم کورٹ اجازت دے دیتی ہے عمران خان کو، تو میرے خیال میں آئی تھنک وہ ایک ہی حلقے کا بیلٹ پیپر تبدیل ہوگا. میرا خیال ہے، میں بدنیتی نہیں کہتا، لیکن الیکشن کمیشن تو پی ٹی آئی والوں کو بہت سی عجیب عجیب سمبلز ملی ہوئی ہیں نا، اس کو بس کہتا ہے کہ یہ فائنل ہو جائے، کیونکہ وہ چیلنج ہو رہی ہیں عدالتیں. اس پہ لاہور ہائی کورٹ سے میں کل پشاور ہائی کورٹ بھی چیلنج کہ کسی نے آرڈر بھی دیا کسی کا، مطلب کسی کو آپ نے کسی بہت معزز آدمی کو، اب شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو آپ نے جوتا دے دیا. یہ تصدیق کی گئی ہے نا، کسی کو بینگن دے دیا. اچھا چلے جی ٹھیک ہے، بینگن تو ٹھیک ہے. بعض اتنے کنفیوز وہ ہے نا بچے کا پھوڑا. ہاں جی، اچھا وہ گٹار اور ستار میں فرق سمجھ ایک جیسے ملتے جلتے. اب ہمارے دیہاتوں میں فرق کرنا تھوڑا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ ملتے جلتے سمبل دے دیے. اور جو بات آپ نے رورل پوسٹر ملی ہوئی ہے شاندانہ گلزار کو، کل بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ایسی محفل، تو میں نے کہا یار دیکھیں ان کو تو رورل پوسٹر مل گئی، تو اب عام بندے کو نا پتہ نہیں ہوتا. تو سامنے دوست بیٹھے تھے اچھے لٹریٹ، وہ کہتے ہیں ہاں اگر ساتھ کا کسی کا نشان بس بھی ہوا تو وہ پھر کوسٹر اور بس میں تبدیل. میں نے کہا یہ رورل پوسٹر ہے، پوسٹر نہیں ہے. پڑھے لکھے بندے کا یہ حال ہے. تو صحیح ہے، جس ہلکے سے پشاور سے الیکشن لڑی وہاں کئی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں. وہ عوام اوپر کچھ تیرتا تھا، وہ ہم نے بنایا ہوا کہ اس سے آپ امیجن کریں گے یہ ٹربائن دے دی گئی، کوئی اس طرح کورپس ایشو. بہرحال جی اب یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنے چاہیے اور عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی جو حقدار قانون کے مطابق بنتا ہے الیکشن لڑنے کا، اس کا یہ بنیادی آئینی قانونی حق آرٹیکل 17 کا اس کو ٹیک اوے نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سب کو پریس ایسوسی ایشن کو جو مگز ان کی جانب سے ہمیں ملے تھے تحفے کے طور پہ، جب ہماری پارٹی نے، ہاں جی سب کو ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا، جو مگ ہمیں دیے تھے وہ آرٹیکل 19A تھا، رائٹ ٹو جو ہے نا فری اسپیچ کا. تو تھوڑا سا ہم کہیں گے کہ اس کا بھی ہماری معاملات کو خیال رکھا جائے. استدعائی کر سکتے ہیں، باقی جیسے جو بہتر سمجھے. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.